अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है इस्लाम के तालीमात और हमारे बिदात। बिदात यानी कि नई चीज़ें इजाद कर लेना जो इस्लाम में नहीं है। वो चाहे तो इबादत के तरीक़ों में हो सकता है, या हमारे नज़रिए में हो सकता है, या हमारे लाइफस्टाइल में हो सकता है। यानी कि इस्लाम के टीचिंग से हट कर कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो गोया कि एक तरह से बिदअत है। तो उसके बारे में हम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो मकसद ये होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को ना बदलें, कोई बात नहीं, हम अपने आप को बदलें, अपने औलाद को इसका सही इल्म पहुंचा दें, अपने घर को, अपने ख़ानदान के या अपनी फैमिली सिस्टम को इस्लाम के मुताबिक करने की हम कोशिश करें। तो इसके ताल्लुकात से हम थोड़े मालूमात हासिल कर रहे थे। कई बार इंसान इसलिए भी डिविएट हो जाता है क्योंकि उसे असल का पता नहीं होता, हक़ क्या है बातिल क्या है वो इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहा होता। तो इंशाअल्लाह ताला हम कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो अब तक हमने थोड़ा ये इस बारे में मालूमात हासिल की कि हम कहाँ, किन बातों में जो है इस्लाम से हम हटते चले जा रहे हैं। तो हम निकाह तक आए, फिर बच्चे की पैदाइश पर भी आए, औरत के हामला होने और उस वक्त के रसूमात पर जो है हम बहुत सारी हमने बातें की। अब जो है रिश्तों के बारे में थोड़ा हम रोशनी डालेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि एक फैमिली सिस्टम कैसा होना चाहिए, कि और हम किस तरफ चले जा रहे हैं। तो फैमिली बनती है पहले एक शौहर बीवी से, फिर औलाद से। तो शौहर के हुकूक भी होते हैं, बीवियों के भी हुकूक होते हैं। तो क्या हम इस बारे में इल्म हासिल करते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं? थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया था कि औरत का, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे, प्लांट के स्टेम एंड रूट है तो उसके दो अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग काम है। तो ऐसे ही औरत और मर्द है। तो अगरचे हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को लेकर आते हैं कि दोनों का एक मुकाम होना चाहिए, दोनों की एक जिम्मेदारियां कर दें, दोनों के एक हुकूक या फ़राइज़ कर दें, तो फिर जो है फैमिली सिस्टम उस तरीके से नहीं चलेगा जैसे कि चलना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पेन और कैप का ही आपको सिस्टम बताया कि ये पेन का लेंथ एंड कैप का सरकमफ्रेंस जो है अलग होगा तो ही वो दोनों आपस में फिट होंगे। तो ऐसे ही शौहर और बीवी का भी मामला ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने शौहर को ख़वाम बनाया, उस पर जो है जिम्मेदारी दी है कमाने की, बाहर के मामलात देखने की, और उसके ज़िम्मे है कि वो अपनी बीवी और बच्चों की किफ़ालत करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। और इस पर भी अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेकियां, या उसमें भी उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर और सवाब रखा है। तो ये चीज़ें क्या हम अपने बेटों को बताते हैं कि बेटा आपके जो बीवी आएंगी उसकी तरफ आपके क्या ख्यालात होने चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या हम कभी बताते हैं? हम बताएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बताएंगे कि बीवी मतलब खूबसूरत सी कोई एक लड़की, और उसमें भी अच्छा सा जहेज लाने वाली कोई एक लड़की, और उसके बाद में तुम्हारे काम करने वाली एक गोया के सर्वेंट हम ला रहे हैं। और उसके बाद में फिर हमें अपनी अथॉरिटी जतानी होती है, तो फिर हम सास बनकर हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये घर मेरा है। तो अभी कल परसों की आई लड़की को कोई हक नहीं है कि वो अपने से डिसीजंस ले, वो मेरे गोया कि एक सब ऑर्डिनेट की तरह कि हर चीज़ में वो मुझसे परमिशन लेंगी। तो ये इस तरह से हम जो है फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। शादियां नहीं चलती हैं। तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हम देखें कुरान और हदीस की रोशनी से कि फैमिलीज एस्टैब्लिश कर कैसे हों, यानी कि शादियां चलें, शादियां कामयाब हों, क्यों फेल हो रही हैं इसको भी देखें, और उन्हें कामयाब करने के लिए हमारी अब क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी हम देखें। तो माशरे में भी कहते हैं ना, नियरली 90% मैरिजेस आर फेलिंग। तलाक हो रहा है, या सेपरेट हो रहे हैं, या खुला लिया जा रहा है। और वजह ऐसी कोई खास नहीं होती है। जब भी वो केस स्टडी करें ना तो आप यही लगता है कि शुरू से ही
शादी की ही आइडियोलॉजी गलत थी, लड़के के अंदर भी और लड़की के अंदर भी। तो लड़के को तो इस तरह से बताया जाता है लड़की का पिक्चर, अब लड़की को क्या बताया जाता है कि शौहर मतलब मनी मेकिंग मशीन है, आप बस पूछें तो वो हाजिर कर दे, बस यही है। और तुम जहां पर जा रही हो, सास कौन होती है कि वो कुछ बोले, तुम्हारा भी अपना हक है। अब जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि औरतों के हुकूक, औरत जो है अभी दबकर नहीं रहने वाली, वो भी अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। तो इस तरह से हर चीज को जो है इंसाफ पर और अदल पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए निकाह में जो खुतबा पढ़ाया जाता है उसमें इत्तकू का बहुत लफ्ज आता है कि डरो, डरते हुए। जब अल्लाह ताला से हम डर कर मामला करेंगे तो जिसकी जो हुकूक हैं उसको हम देंगे, जिसकी तरफ हमारे जो फराइज हैं वो अदा करेंगे। तो ये चीजें भी हमारे बच्चों के माइंडसेट को सही करने के लिए जरूरी है कि हम बताएं कि इस्लाम ने शौहर के क्या हुकूक रखे हैं, क्या जिम्मेदारियां दी हैं, और बीवी के लिए क्या हुकूक हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। और वो जब घर में आए कपल, तो एक तो उनके लिए अम, अ, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो लड़की के पेरेंट्स हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, लड़की के पेरेंट्स हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो उन्हें भी बहुत ईमानदारी से अपना अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है कपल के रिलेशनशिप में। इधर लड़के की माँ खिलाफ बोल रही है, लड़की के खिलाफ बोल रही है, उसके खानदान के खिलाफ बोल रही है, लड़के के वालिदैन। इस तरह से वो लड़के को एक पिक्चर खुद से बिगाड़ेंगे। पहले तो जब शादी कर रही है तब बहुत तारीफें कर करके करेंगी कि वो लड़की बहुत अच्छी है, खानदान बहुत अच्छा है, हमने देखा वो बहुत अच्छा है। शादी होके वो एंटर भी नहीं होती, अभी वही जो अच्छी लड़की थी वो बुरी साबित करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि वो ऐसी है वैसी है। तो ये क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं? हम अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं, हम उनके घर बसाना चाहते हैं, हम उन्हें एक खुशहाल जिंदगी हम चाहते हैं कि वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है, उसके लिए सपोर्ट यानी कि एक सपोर्टिव बनकर रहने की जरूरत है। उस तरफ माँ के घर वालों का भी यही हाल होता है कि वो इंटरफियर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे शौहर को ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों कहा, तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसे क्या कह दिया, सास ने क्या कहा, ससुरों ने क्या कहा, जेठ ने, देवर, सबका, ननद कौन होती है कहने के। ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कुछ कर ही रहे हैं तो हमें जो है, अगर बच्चे कंप्लेंट लेकर भी आए, मिसाल के तौर पर लड़का अपनी बीवी की कंप्लेंट्स लेकर आए, तो हमें बहुत अदल और इंसाफ के साथ उन्हें बताने की जरूरत है कि नहीं बेटा, शुरुआत है। या लड़कियों के जैसे कि देखिए, माँ बेहतर जानती है कि लड़कियों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से माँ समझ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी गुजारी है। वो भी कभी न्यूली मैरिड कपल की तरह, यानी कि न्यूली वेडेड बहू बनकर आई हैं, तो वहां पर उनके क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन्हें एडजस्टमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम्स हुए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या रहे हैं, क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, वो पूरी मेंटालिटी के नजरिए से वो अपनी बहू की क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो देख सकती हैं, कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो नए फैमिली में एडजस्ट होने में उसे कितना टाइम लगेगा, वहां पर वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, या जो महीने के खास दिन होते हैं उन दिनों से वो गुजर रही है। तो उस वक्त लड़कियां थोड़ी चिड़चिड़ी होती हैं, थोड़ा शॉर्ट, जल्दी जल्दी हाइपर हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो है, अगर कहीं लड़का कंप्लेंट लेकर आ रहे है बीवी का, तो हमें बताने की जरूरत है कि ये नॉर्मल है, आपको एडजस्ट करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उन्हें वक्त देना है, आपको अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखना है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना है। ये बड़ों का जिम्मेदारी होनी चाहिए, बड़ों का इस तरह से उनका रोल, जो एक्चुअली वो इस तरह का रोल प्ले करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को नसीहत दें, उन्हें सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें कि थोड़ा वक्त लगेगा नए रिलेशनशिप को लेकर चलने में। ऐसे ही वह लड़की अगर कंप्लेंट लेकर आती है माँ के घर को, तो सबसे पहले वो भी माँ के पास ही आएंगी, उसे भी अच्छे से समझ आना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो उसे भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं बेटा, ससुराल का मामला है, आप खुद हैंडल करो, थोड़ा सब्र कर लो। कहीं जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आए, जरूर डेफिनेटली बोलना है, बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। बड़ी हिकमत के साथ खूबसूरत अंदाज में कहा जा सकता है, सामने वाले को बात समझाई जा सकती है। सामने वाले ने कुछ आपको हर्ट कर दिया, कुछ कह दिया, तो बड़ी एक इज्जत के साथ, नरमी के साथ आप उसको समझा सकती हैं कि ये आपका दायरा है, ये मेरा दायरा है। आप मुझे नसीहत कर सकती हैं लेकिन आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती, मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये बड़े अच्छे तरीके से हम शुरू में ही लोगों को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे।
कहीं पे भी इस्लाम ये नहीं कहता कि औरतों को सप्रेस होकर रहना है, या किसी को हक नहीं दिया कि वो औरतों को सप्रेस करके रखें। बीवी को, या चाहे वो बहू हो या बीवी हो या बेटी हो, माँ हो, कोई किसी को इख्तियार नहीं है कि वो जो है अपने अपने घरों में, चाहे वो बेटा हो, शौहर हो, जो भी है, वो इस तरह से सामने आवाज ऊंची करके औरतों की आवाजों को दबाने या उनको सप्रेस करने की कोशिश करने की उन्हें जरूरत नहीं। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। बल्कि औरतों के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नसीहत दी है कि औरतों को जो है गोया कि वो टेढ़ी पसली से बनाई गई है। कहने का मतलब है कि बड़ी एक सेंसिटिव होती हैं, तो उन्हें तुम सीधी करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे। यानी कि तुम्हें सख्ती के साथ उनके साथ बिहेव नहीं करना है। अब जैसे देखिए, कोई टेढ़ी चीज को आप हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ कोई काम लेना चाहता है तो बड़ी नजाकत के साथ आप उससे काम लेंगे। इसमें टेढ़ी पसली से बनी हुई है औरत या टेढ़ी पसली है कहने का भी मतलब लोग जो है उल्टा पुल्टा ले लेते हैं, गोया कि औरत जो है अच्छी नहीं है या कम दिमाग की है। नहीं, कहने का मतलब है कि औरत बहुत सेंसिटिव होती है, औरत बहुत नर्म होती है। तो उसके साथ जो है हार्शली या सख्त लहजे से या उसकी इंसल्ट करके आप उसको सही करने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको उसे अपने लिए जैसी बीवी बनाना आप चाहते हैं, जैसी बहू आप बनाना चाहते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? मोहब्बत के साथ, नसीहत के साथ, और उसे पूरी इज्जत देकर जो है आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं कि बेटा हमारे खानदान में ऐसा है, या शौहर कह रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऐसी बीवी बने। मैं मुझे आपके अंदर की एक कमी जो है पसंद नहीं है, या जो भी है, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ जो है आप उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। सख्ती से नहीं, उनके इंसल्ट करके नहीं। तो बिल्कुल यही वाला मामला जो है बीवियों को भी सिखाने की जरूरत है, यानी कि औरतों को भी सिखाने की जरूरत है कि उन्हें शौहर के कितने हुकूक हैं, वो उन्हें शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है। शौहर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, तो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनसे मोहब्बत से भी पेश आना चाहिए। और कोई भी बात है उन्हें यानी कि बीवियों को भी जरूरत नहीं है कि वो सख्त लहजे में ही अपने शौहर को बताएं कि वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, या कोई डिमांड है तो भी वो सख्त लहजे में करें। नहीं, जो भी मैटर है, जो भी बात है, जो भी मामला है, इल्म के बिना पर, हिकमत के साथ, मोहब्बत से, नरमी से, इज्जत से जो है वो मामले को दुरुस्त किया जाता है और मामले की इस्लाह की जा सकती है। तो ये जो है हमें मेंटली प्रिपेयर करना है हमारे बच्चों के मामला जो भी है। आपको कोई हक नहीं, ना शौहर को हक है कि वो बीवी की तजलील करें, या बीवी को हक नहीं है कि वो शौहर के साथ बदतमीजी से पेश आए। तो ये जब हम सिखा दें कि रूल गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, या लविंग एंड रेस्पेक्टिंग जो है आपके रिलेशनशिप को संभाल कर चलेगा, तो ये चीजें हम मेंटली प्रिपेयर करें कि जो भी हो बेटा, इज्जत से ही पेश आना है, सब्र के साथ ही पेश आना है, पूरी मोहब्बत के साथ ही आपको अपने मामला सेटल करना है। ये हम बताकर उन्हें तैयार करके जो है भेजें, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो ये हमारी, और जो घर के बड़े होते हैं उनके नीयत खालिस होनी चाहिए। नीयत में ये ना हो कि बस हम ला रहे हैं बहू का, तो अब हम बढ़ चढ़कर उस पर जो है रोब जमाने के लिए उसको लेकर आ रहे हैं। नहीं, उसे मोहब्बत से, इज्जत से अपने घर में रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं रख सकते, तो बेटे बहू को जो है सेपरेट कर दें, वो अपनी जिंदगी जीने दें उन्हें। तो ये जरूरी है कि हम ये इन बातों पर थोड़ा गौर करें कि हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम क्या सोचकर अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, और हम क्या सीख देकर उन्हें घरों में भेज रहे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो। कि हम क्या बता रहे हैं कि आने वाली बीवी के साथ उसे कैसा शौहर बनना है, या बेटी को क्या बता रहे हैं कि आपको किस तरह से घर बसाना है। तो ये इस पर भी जो है हमें बहुत सारा इल्म हासिल करने की जरूरत है। चंद चीजें मैं आपको, जो साहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी मिलते हैं, मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ये भी इल्म जो है आप दूसरों तक पहुंचा दें, यानी कि अपनी औलाद तक पहुंचा दें, ताकि उन्हें पता चले कि इस्लाम जो है एक शौहर और बीवी को क्या एक स्टेटस देता है। यहाँ पर एक हदीस के अल्फाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मता है और सारी दुनिया के सबसे बेहतर मता नेक औरत है। सारी दुनिया की सबसे बेहतर मता नेक औरत है। दुनिया एक मता है, यानी कि
जैसे रहने के लिए आपको सहूलत कह सकते हैं, साजो सामान है, उसमें सबसे बेहतर क्या है? नेक औरत है। तो सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि जब भी हम अपने बेटे के लिए या एक लड़का खुद अपने लिए बीवी की तलाश कर रहा है, तो एक नेक औरत को लेकर आने की कोशिश करें। और जब नेक औरत आ जाए तो उससे पूरी इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने साथ रखें, अपने घर में रखें। तो उसके अलावा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, यानी कि रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आला और अकमल ईमान उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है और जिसका सलूक अपने बीवी के साथ अच्छा है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या फरमा रहे हैं कि एक इंसान का सबसे आला, इमेजिन करें, और अकमल ईमान, अकमल यानी मुकम्मल ईमान किस शख्स का है? जिसके अखलाक सबसे बेहतर और जिसका सुलूक बेहतर हो अपनी बीवी के साथ। तो अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा लड़के ने यानी शौहर ने अपनी बीवी से थोड़ा मोहब्बत से पेश आया, या वो उस क्योंकि वो नई आई है अपने घर में, तो वो उसे थोड़ा कंपनी देने की कोशिश कर रहा है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की वो कोशिश कर रहा है, थोड़ा उसकी तरफ मोहब्बत से भी देखता है, या उसे कुछ किसी बात में सपोर्ट कर देता है, तो लड़के की माँ बहनों को या उसके भाइयों को भी या उसकी भाभीियों को भी सभी को तकलीफ होने लगती है। भाई अल्लाह ताला ने खुद इसकी इजाजत दी है, बल्कि रिकमेंड किया गया है कि उसका जो सबसे बेहतरीन बिहेवियर जो है, बेहतरीन सलूक अपनी बीवी के साथ ही होनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर जो है, हम अपने दिलों को बड़ा करें इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि बेटे के साथ बहू आई है, तो वो भी वही रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत डिजर्व करती है। यानी कि जैसी मोहब्बत आप अपने बेटे से करती हैं, वैसी मोहब्बत आप अपनी बहू से भी करने की कोशिश करें। और एक बार का वाकया है कि कोई शख्स जो है उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास आता है, कि उसे कंप्लेन लेकर आता है, शिकायत करने के लिए आता है। अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही होता है कि दरवाजे के अंदर से जो है आवाजें आ रही होती हैं, जहां पर उमर रजी अल्लाह अन्हो की बीवी बड़े बुलंद आवाज में कुछ बातें कर रही होती हैं। तो जब उसने यानी कि वो शिकायत भी यही लेकर आया होता है कि उसकी बीवी जो है बहुत ऊंचा बोलती है। तो जब दरवाजे तक गया है और देखा है कि दरवाजे के अंदर भी वही हाल है, तो वो मुड़ गया, यानी कि वापस चलने लगा। तो मैं क्या इंसाफ के लिए आऊं, इनका भी वही हाल है। तो वहां पर जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, वो कहते हैं कि सुनो, यानी कि ये जो बीवी इतना बोल रही है, मैं खामोशी से सुन रही हूँ। हालांकि आपको पता है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु जाने जानते हैं अपने बहुत ज्यादा शदीद गुस्से के लिए। तो ऐसा इंसान खामोशी से सुन रहा है अपनी बीवी को ऊंची आवाज में बोलते हुए, तो क्यों सुन रहे हैं? ये उसकी वजह बताते हैं कि सुनो, उसने कितनी तकलीफों के साथ मेरे बच्चे पैदा किए, वो मेरे बच्चों को पालती है, मेरा खाना पकाती है, मेरी खिदमत करती है, मेरे घर में मेरी अमानतों की हिफाजत करती है, सारा दिन मुझे खुश करती है। ये उसकी इजाफी नेकियां है। जैसे कल मैंने कहा कि उन पर फर्ज नहीं है बीवियों पर ये सब करना, ये उनके एहसान के दर्जे में जा रही है, इजाफी नेकियां हैं। वो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं, तो अगर किसी बशरी तकाजे, यानी कि जो इंसान के अंदर कमजोरियां होती हैं, उसके तकाजे के पेश नज़र गुस्से में आकर उसने बोल लिया, तो क्या मैं उसके गुस्से को भी बर्दाश्त ना करूं? यानी कि एक जो आपके साथ एक आपकी मोहसिन है, जो आपका इतना सारा ख्याल रख रही है, अब उसने थोड़े से अल्फाज बोल दिए, तो क्या मैं उस पर बर्दाश्त भी ना करूं? इसके लिए इतना भी सब्र ना कर सकूं? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर बता रहा हूँ, पूरे कुरान और हदीस में मुझे आज तक एक भी हदीस नहीं मिली कि खाना पकाना, किचन धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर साफ करना वगैरह उमूर जो है बीवी के फराइज शरई में से है। तो ये भी कल मैंने थोड़ा बता दिया था कि बीवी के इसमें फराइज में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जब भी वो कर रही है इस नियत से कि उसके नेकियां मिलेंगी और शौहर खुश होगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पर एक घर की ही बात ले लें कि घर में कोई मेड है, वो खाना बनाकर खिला रही है, और खासकर मर्दों के बारे में तो ये बड़ी आम सी बात होती है कि उनके दिल को उनके पेट के जरिए रास्ता होता है, यानी कि जिसने मजेदार खाना बनाकर खिलाया, वो उसके लिए उसके दिल में थोड़ी जगह बन ही जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया था।
कि ऐसे ही एक फैमिली में वही बीवी कुछ काम करना नहीं चाहती है, वो बस आराम से रहना चाहती है। खैर, शौहर भी फाइनेंशियली वेल टू डू था, तो उसने भी सर्वेंट रख लिया। तो अभी सर्वेंट ही सारा कुछ कर रही है, खाना बना रही है, घर साफ कर रही है। अब शौहर मतलब उस आदमी को पता हो जाता है ना, सर्वेंट्स को अब रखा गया ही इसलिए है कि 10 बजे चाय चाहिए, दोपहर में लंच चाहिए, शाम में फिर चाय चाहिए, या रात का दूध है, बिस्तर ऐसा होना चाहिए, कपड़े मिल जाना चाहिए, जैसे वो रूम में आए बिस्तर कपड़े रेडी हैं, सारा कुछ काम चल रहा है, लेकिन कैसे वो सर्वेंट कर रही है। अब तो ऑब्वियसली एक इंसान जो आपको फायदा पहुंचा रहा है, उसके साथ आपका एक जज्बाती ताल्लुक बनता चला जाता है। रिसेंटली किसी ने भी व्हाट्सएप पे ही एक वीडियो शेयर किया था, जहां पर मिडिल ईस्ट की बात है, जहां पर वो अक्सर जो है नैनीस रख लेते हैं अपने बच्चों को टेक केयर करने के लिए। तो वो अफ्रीकन लेडी है, यानी कि पूरे वो निग्रो टाइप की औरत है, वो नैनी है बच्चों की। कितने साल वो बच्चों को टेक केयर कर रही थी पता नहीं, बट वो एयरपोर्ट पर आई है फैमिली उन्हें सेंड ऑफ करने के लिए। तो वो बच्चे हार्डली वो 3-4 साल के होंगे, दो लड़कियां हैं। इतना वो मेड को लिपट लिपट कर रो रहे हैं, यूं तड़प रहे हैं कि उसे वो अ, जा यानी कि वो चाह नहीं रहे हैं कि वो मेड उन्हें छोड़कर जाए। इतना वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं, गोया कि एक माँ से भी शायद के बच्चों को मैंने इतना नहीं देखा कि वो इतना बिलक कर रोते होंगे। इतना लिपट लिपट कर बिलक बिलक कर रो रहे हैं, माँ और बाप जो है संभाल रहे हैं कि, लेकिन वो बच्चे जो है रोए चले जा रहे हैं। यानी कि एक इंसानी एक कमजोरी है कि जो उसको फायदा पहुंचाता है उससे मोहब्बत हो जाती है। यहाँ तक कि आप घरों में भी कोई पेट भी रख लें, कैट है, बिल्ली है, कोई परिंदा है आपने रख लिया, तो उससे भी एक आपको एक उन्स हो जाती है, एक मोहब्बत सी हो जाती है। तो अब मेड क्या है, एक इंसान ही तो है, वो आपका हर ख्याल रख रही है। क्योंकि मैं इतना सारा इसलिए बोल रही हूँ कि हर वक्त मर्दों की कैरेक्टर पर ही बात उठाने की जरूरत नहीं है। एक इंसान के अंदर कमजोरी होती है, क्या अभी आपकी जो सर्वेंट है इतना सारा आपको टेक केयर कर रही है, तो आप रोज वहीं पर रहती हैं, तो एक मुस्कुरा भी दिया होगा, एक बात भी कर दी होगी, कुछ और भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, वो यानी कि एक क्लोजनेस बढ़ती चली जा रही, नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बीवी ने नोटिस किया कि कुछ भी इन्हें चाहिए, मेड को आवाज दे रहे हैं। अभी मेड काम कर रहे हैं, उसे खाना चाहिए, चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मेड को ही आवाज देंगे ना। तो बीवी को कहीं वो इनसिक्योरिटी अभी फील हो रही है कि ये कुछ क्लोजनेस बढ़ती चली जा रही है, इनकी जुबान पर हमेशा मेड का ही नाम रहता है। तो अब उसके जहन में आया कि मुझे अब मेड को निकालना चाहिए। तो अभी वो शौहर से कहती हैं कि मेड को आप निकाल दें, तो वो कहते हैं कि मेड नहीं जाएगी, क्योंकि अभी मेड चली जाएगी तो मेरे इतने सारे जो काम होते हैं वो कैसे होंगे। तो यहाँ तक कि वो कह रहे थे, किसी ने कोई इंटरव्यू ही दे रहा था, वो बता रहे थे। तो शौहर ने सीधे कह दिया कि नहीं, मेड तो नहीं जाएगी, अगर जाना ही है तो आप जा सकती हैं, क्योंकि आप मेरे कुछ काम की नहीं है। हाँ, बाकी बात अंडरस्टूड होती है, उन्होंने नहीं किया कि आप मेरे काम की नहीं है, बट कहने का क्या मतलब है कि मेड तो नहीं जाएगी। हाँ, आपको लग रहा है कि आप नहीं रह सकती मेड के साथ, तो आप जा सकती हैं। कहने का मतलब, बीवियां अगर ये इसमें से निकाल लें कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं काम नहीं करूंगी, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो शौहर के दिल में जगह बनाने के जो चांसेस हैं वो आप लूज कर रही हैं। काम क्यों करना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, फर्ज है नहीं, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आप खुद से शौहर के लिए कुछ बना रही हैं, उनके पसंद का बना रही हैं, वो खा रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, आप ही की तारीफ करेंगे ना, कितना अच्छा आपने बताया, और आपने मेरा ख्याल, अभी आप यानी कि बड़ी मोहब्बत से आप कह सकते हैं कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो उसमें भी कितनी मोहब्बत जाहिर हो रही होगी। फिर वो खाकर भी कहेंगे कि हाँ बड़ा टेस्टी बनाया, ओ अच्छा आपने मेरे लिए बनाया है। तो ये मोहब्बतें बढ़ाने का, मोहब्बतें पैदा करने के या दिल में जगह बनाने के तरीके हैं। काम क्यों करना चाहिए, अभी घर आए हैं शौहर, वेल सेट है घर, तो उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो क्रेडिट किसे देंगे, आपको देंगे। अब मेड है तो क्रेडिट मेड को जाएगा। तो जब भी वो घर आते हैं तो उन्हें घर अच्छा लग रहा है, आपने कुछ उनके लिए सर्व कर दिया तो वो उन्हें अच्छा लग रहा है, आप बैठकर उनके साथ बातें कर रही हैं वो अच्छा लग रहा है, आपका उनका ख्याल रखना उन्हें अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उनके भी दिल में बात आएगी ना, तो मेरी बीवी मेरा इतना ख्याल रखें तो मुझे भी मेरी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। वो मुझे सरप्राइजेस देती हैं तो मुझे भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट देनी चाहिए। तो ये साथ साथ में चलने की चीजें हैं। तो
ये चीजें भी हमें अपनी बेटियों को सिखाना है कि ये काम नहीं है, ये अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के रास्ते हैं, असबाब हैं। इससे तुम दूर हो जाओगी तो फिर शौहर से भी दूर हो जाओगी। तो कोई ये स्कॉलर हैं डॉक्टर असरार अहमद, इस नाम असरार आलम नाम के। तो इन्होंने बड़ा बहुत कुछ लिखा था, उसमें ओवरऑल कंक्लूजन मैंने देखा था कि वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त में जो अभी चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, यहाँ पर बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाने का बड़ा एक जो चलन चल रहा है, इसमें नुकसान कहीं ना कहीं जो शादी की बुनियाद है वो कमजोर पड़ रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में एक सिस्टम ही ऐसा बनाया है इंटरडिपेंडेंस का। मुझे आपकी जरूरत है, आपको भी मेरी जरूरत है। अब शादी का भी पर्पस क्या है? एक औरत को मर्द की जरूरत है, मर्द को औरत की जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने औरत और मर्द की शादी रखी। औरत औरत की नहीं रखी, मर्द मर्द की नहीं रखी। जो अगेन आज फिर उसका भी जो है लोग चेंज कर रहे हैं कि अगर मोहब्बत हो गई औरत को औरत से तो उसमें क्या बुरा है, मर्द को मर्द से होगी तो क्या बुरा है। तो अभी वो सेम जेंडर का रिलेशंस को लेकर फिर वो दुनिया कहीं और गुमराही में जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन इस्लाम ने क्यों औरत और मर्द की शादी रखी? इसीलिए कि बाहर काम करने वाला एक हो, बाहर के मामला देखने वाला हो, घर के अंदर एक सुकून पैदा करने वाले करने के लिए एक घर में एक पर्सन की जरूरत है। तो इसीलिए औरत मर्द का जो है अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। तो यहाँ पर जो है हमें ये समझने की जरूरत है कि जरूरत पर ये रिश्ता टिका है। आपको एक मर्द की जरूरत है, आप औरत को के नेचर में अल्लाह ताला ने रखा है कि उसे घर अच्छा लगता है, वो घर के अंदर रहना, वो सेफ है घर के अंदर, वो सेफ है इसलिए उसे घर के अंदर रहना चाहिए। घर से बाहर निकली नहीं कि कितनी निगाहें उसे चाहे वो कितना ही वेल ड्रेस्ड क्यों ना हो, अ, कई निगाहें जो है से बुरी तरीके से उसकी तरफ आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो औरत जो है सेफ है घर के अंदर। तो इसलिए मर्द को जो है बाहर का काम है, और लेकिन मर्द जब थका हारा घर आता है तो फिर उसे घर में एक सुकून चाहिए होता है कि उसको किसी ने चाय दे दी, खाना दे दिया, उससे मोहब्बत से दो बातें कर ली। तो ये एक फैमिली सिस्टम चल रहा है इंटरडिपेंडेंस का। जैसे हम वो डिपेंडेंसी खत्म करते हैं जो कि आज हो रहा है, लड़की खुद कमा रही है तो कहती है कि मुझे शौहर की क्या जरूरत है, वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पर है तो ठीक है शादी चलेगी, नहीं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कमा रही। लड़का भी कहता है मुझे बीवी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मेड रख लूंगा, या मुझे सिर्फ खाना ही तो चाहिए, खाना आ जाएगा बाहर से, लॉन्ड्री भी हो जाएगी, मेड रख लिया तो काम मेरा बन जाएगा, तो मुझे बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके ही रहने की क्या जरूरत है। तो ये आपस में एक दूसरे को मोहब्बत कब करेंगे, रेस्पेक्ट कब देंगे, कॉम्प्रोमाइज कब करेंगे? अभी शौहर नाराज हो गया, बीवी कॉम्प्रोमाइज कब करेगी? जब उसे लग रहा है कि वो नाराज होकर हट गया, मेरी जिंदगी से निकल गया, तो मेरी जिंदगी पर उसका बुरा असर होने वाला है, तब वो जाकर कॉम्प्रोमाइज करेगी कि नहीं, शादी लेकर चलने वाली चीज है, मुझे शादी को निभाना है, इसको लेकर चलना है। शौहर कब कॉम्प्रोमाइज करेगा? जब उसे फील होगा कि बीवी हट जाएगी, आधे एक घंटे के लिए भी हट जाएगी, तो मेरा तो सारा सिस्टम ही उलट पलट होना है, फिर मुझे मेरी लाइफ में जो है स्ट्रगल्स शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेगा। फिर दोनों जो है थोड़ी देर नाराजगी हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फिर दोनों ही के दिलों में जो है एक दूसरे के सॉरी बोलने की जरूरत महसूस होगी, या फिर पैचअप कर लेने की जरूरत होगी। तो ये चीजें कब आती हैं? जब एक दूसरे की जरूरत होती है। अब हमने इन जरूरियात को खत्म करने की कोशिश कर दी है, जैसे कि मैं बाहर से खाने की बात कर रही थी। अब वहां पर पका कर देने वाली वहां पर औरत है ही नहीं, या उसके पका कर देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अरबी कहीं और जाकर पढ़ रहे हैं, और बच्चों को देखभाल कोई और कर रहा है, यानी कि सारे काम मेड्स पर कहीं और चल रहे हैं। तो बीवी की जरूरत ही क्या है ना? तो बीवी तो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए रह गई, या पैसे पूछने के लिए रह गई, तो ये तो चाहिए नहीं हमें। तो आप जाएं, आप अपने घर या अपने रास्ते ही सही, मैं अपने रास्ते। तो ये चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो इन चीजों को खत्म कैसे करें, ये हमें इस पर भी काम करना है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से तैयार कर रहे हैं आगे की फैमिली सिस्टम लेकर चलने के लिए। क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि बीवियों से मोहब्बत करना, उन्हें उनके साथ अच्छे से बेहतरीन सलूक करना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है? एक शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा है, मतलब गोया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर या फरमान का इताअत कर रहा है। क्या हम बीवी को बताते हैं कि शौहर के हुक्म होते हैं, और एक अच्छी बीवी वही है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत जन्नती है जिससे उसका शौहर राजी हो।
अम, तो ये चीजें हमें बताने की जरूरत है कि ये जो शादी यानी कि शादी के सिस्टम में जो आप लोग एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल और क्या कहते हैं, एक कंट्रोल कर रहा है और दूसरा उसका सप्रेस होकर रह रहा है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत और इज्जत, बाहमी एक अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, सपोर्ट, इस तरह का एक सिस्टम है। आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है जिम्मेदारियों में। कोई भी फैसला करना है, दोनों को आपस में मशवरा करना है, दोनों को एक दूसरे की राय लेना है, और एक दूसरे की राय की जो यानी कि जो सामने से सजेशन आए इसलिए उसको ठुकराना नहीं चाहिए कि अच्छा बीवी बोल रही है, अच्छा मेरा शौहर बोल रहा है, नहीं। दोनों को जो है हक पर अल्लाह का खौफ रखते हुए किसी भी एक कंक्लूजन पर आना चाहिए कि हाँ, बीवी है तो क्या हुआ, सही कह रही है, शौहर है अ, वो इख्तियार रखते हैं कि थोड़ा मुझसे नाराज हो जाए, गुस्से में बोल दें या कुछ कह दें, वो हक रखते हैं, कह सकते हैं। और एज ए बीवी आप मोहब्बत से उन्हें मना लें, उसमें भी बड़ी एक क्या कहते हैं, कहते हैं ना, रूठना मनाना में अपना एक मजा होता है। तो इन चीजों को हमें टूल नहीं देना है अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे, गोया कि उसने मुझे हर्ट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, इस तरह से लेकर नहीं बैठना है। आप यकीन माने, शौहर गोया कि बहुत ही छोटे बच्चे को जैसे कि आप हैंडल कर रही हैं, थोड़ी सी आप मोहब्बत से बोलेंगे पिघल जाएंगे। हाँ, डिफरेंट नेचर के होते होंगे, मुझे ज्यादा उसका पता नहीं, लेकिन जितना मैंने अपने आसपास गौर किया है, चाहे वो मेरे अब्बा हो, मेरे भाई हो, मेरे शौहर या मेरे बच्चे हो, बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। थोड़ा सा आप यूं प्रिटेंड भी करके बोलें कि आप उनकी बात से हर्ट हो गई हैं, तो वो फौरन ही बहुत आजिज आ जाते हैं कि ओह, मेरी बात से आप हर्ट हो गई क्या। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बस औरतों को भी थोड़ा उनके साथ बिल्कुल ऐसे हैंडल करना है जैसे कि छोटे आप बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। उनके साथ जो भी बोल रहे हैं मोहब्बत से बोलें, आजिजी से बोलें, तो वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो बात मान लेते हैं। जैसे औरत अकड़ कर बोलती है ना, फिर उनका ईगो हर्ट होता है, तो फिर वो भी ज्यादा अकड़ जाते हैं, आपसे ज्यादा अकड़ जाते हैं। आप एक बोलेंगे वो 10 बोलेंगे, तो वहां तक सिचुएशन को लेकर नहीं आना है। औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने शफकत, मोहब्बत और टॉलरेंस, नरमी, ये सारे बहुत ज्यादा कंपेयरिंग टू जो मैन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने औरत में रखे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि औरतें जो है अपने लिए जो अल्लाह ताला ने खूबियां रखी हैं उसका फायदा उठाएं। तो वो शौहरों को भी इग्नोर करें उनकी गलतियों पर या उनके गुस्से को। और शौहरों को भी जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम जो है अपनी बीवियों की लफ्जिशों को, उनकी, क्योंकि औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो ड्यूरिंग स्पेशली दिस पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन टाइम में होता है, उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अम, यानी कि कभी चिड़चिड़ापन का होना, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा साइकोलॉजिकली उन्हें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बीवियां जो है बताने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग दिस डेज मेरा साइंटिफिकली प्रूवन है कि औरतों के अंदर इस तरह का मामला होता है। इन दिनों में आप ना थोड़ा मुझसे कम ही बात करें, या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन होता है, आप मैं चिड़चिड़ा कर बोल दूं तो आप उसको माइंड ना करें। तो वो जो भी प्रॉब्लम है ना, आप खुलकर बात किया करें कि आपकी इस बात से मेरे अंदर इस तरह से झुंझलाहट आती है, या इस बात से मुझे गुस्सा आ जाता है, इस बात से मुझे चिढ़ आती है। चाहे शौहर है, वो भी खुलकर बताएं कि बीवी की किन बातों से उसे थोड़ा वो, यानी कि एक कई बार इंसानों के अंदर बस इतनी सी बात होती है कि वो वाली बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो बस हमारे अंदर वो झुंझलाहट आती है, फिर गुस्सा आता है, फिर हम हाइपर होकर बहुत चीखना चिल्लाना भी शुरू करते हैं कि कितनी बार कहें आपको, आपको समझ नहीं आता क्या। शायद कि हमने ही उन्हें नहीं समझाया होता कि इस तरह से ना करें। तो ये बातें खुलकर बात करने की जरूरत होती है कि इन मौकों पर या इन बातों पर या इन हैबिट्स पर या इन आपके कैरेक्टर पर या आदतों पर मुझे जो है चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, आप इस तरह से ना क्या करें, आप इस तरह से ना बोला करें, या उस तरह से ना क्या करें। जो भी है मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये वाली चीजें जो है हमें अपने बच्चों को बताना है कि शादियां चलने के लिए होती हैं, फैमिली को, फैमिली सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए होती हैं। तो कहाँ पर
صبر کرنا ہے، کہاں پر اگنور کرنا ہے، کہاں پر حکمت سے بولنا ہے، محبت سے بولنا ہے، یہ تھوڑا اپنے بچوں کو ہم ٹرین کریں۔ اور جب بچے کمپلینٹس لے کر آئیں، چاہے وہ بیٹا لے کر آئیں یا بیٹی لے کر آئیں، تو ہمیں انہیں اور زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں سمجھدار پیرنٹ کی طرح انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اٹس اوکے، اٹس فائن۔ دونوں کو ہی سمجھا دیں، وہ بھی سو کال داماد ہے وہ بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہے، جو بہو ہے وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہے، دونوں کو ہی تھوڑا بیلنس کر کے بات کر دیں کہ ہاں آپ کی بھی اتنی غلطی ہے، آپ کی بھی اتنی غلطی ہے، اب آگے سے دونوں ہی سنبھل کر چلو، ابھی چلو دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کو سوری بولو، جو بھی ہے پیچ اپ کریں، میک اپ کریں، ان کا جھگڑا بڑھانے میں جو ہے آپ امپورٹنٹ رول پلے نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پھر بچوں کی بات آتی ہے، اس میں بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ رائے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیویوں کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ بچے کی جو تربیت کے معاملات آتے ہیں کہ شوہر اڑ کر کھڑ گئے ہیں کہ مجھے فلاں اسکول میں ہی ایڈمیشن کرانا ہے، پھر بیوی کہیں کہ فلاں اسکول میں ہی ایڈمیشن کرانا ہے۔ جب دونوں کی فوکس دنیا سوری آخرت ہے، دونوں ہی اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، دونوں ہی بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نیک صالحین یعنی نیک صالح اولاد بنے یا اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے بنے، تو دونوں کی سوچ ایک جیسی ہوگی۔ تو دونوں آپس میں بات کریں کہ اس اسکول کے کیا ڈرا بیکس ہیں، اس کے کیا ڈرا بیکس ہیں، یہاں پر ڈالیں گے تو ہمارا بچہ کس طرح کا وہاں سے ایک پروڈکٹ بن کر نکلے گا، یہ چیزیں ڈسکس کر کے یہ کامن کنکلوژن پر آ کر جو ہے آپ ڈیسیجنس لیں۔ تو دوسروں کو فل اتھارٹی دیں کہ وہ بھی بولے، آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے، کیا غلط لگ رہا ہے، آپ بھی بولیں، آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے، کیا غلط لگ رہا ہے، آپ بھی بولیں، دونوں پوائنٹس جمع کر کے پھر جو ہے کیا صحیح ہے اپنے بچے کے لیے وہ ڈیسیجن لیں۔ وہاں پر بھی ایگو میٹر ہی چل رہا ہوتا ہے، میں نے بول دیا اس لیے ابھی شوہر نہیں بول سکتے، شوہر سمجھتا ہے کہ میں ڈیسیجن لوں گا، یہ کیوں بولے گی۔ تو یہ اس طرح کے میٹرز اگین جیسے خصوصاً میں دیکھتی ہوں کہ بچے جب آتے ہیں نا تو وہاں پر سے پھر ایک اور نیا ایپیسوڈ شروع ہو جاتا ہے، بچوں کی بات پر شوہر ماں کو ڈانٹ رہے ہیں یا ماں بچوں